अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज दुनिया भर में नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से मुल्क भर में भी नौजवानों के आलमी दिन के मौका पर तमाम तर जो शख्सियात हैं उनकी जानिब से नौजवानों के नाम पैगामात देने का भी सिलसिला जारी है। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे नौजवानों के किरदार के हवाले से। नौजवान किसी भी माशरे की, किसी भी मुल्क की तरक्की में किस हद तक अपना किरदार अदा करते हैं और नौजवानों की क्या क्या ज़िम्मेदारी हैं, और आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे कि आज का नौजवान क्या बात करता दिखाई देता है। आज के नौजवान के लिए माशरे में, मुल्क में क्या मौक़े हैं काम करने के हवाले से, और उसके साथ साथ उसको आगे बढ़ने के हवाले से क्या क्या उसको मौक़े दिए गए हैं। इस सारी सूरत पर आज हम नौजवानों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे नौजवानों के आलमी दिन के हवाले से, और हम इस वक्त पहुँचे हैं रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में, और यहाँ पर ट्रेनिंग का भी सिलसिला जारी था। यहाँ पर नौजवान जो हैं उनको, नौजवान स्कोर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी गई और इस हवाले से भी आगाही दी गई कि वो किस तरीके से माशरे में अपना कारआमद रोल अदा कर सकते हैं। नौजवानों पे काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। हम देखते हैं कि जब भी हादसात होते हैं तो रेस्क्यू 1122 के जो जवान हैं वो फौरी पहुँचते हैं और उनको एमरजेंसी एड फ्राहम करते हैं। तो इसमें जो माशरे के बाकी तबकात हैं जिनमें सबसे मेन किरदार हमारे नौजवानों को है, उसको भी रेस्क्यू 1122 ने शामिल किया है और वो स्कोर्स तैयार किए जा रहे हैं जो कि अगर कहीं भी कोई एमरजेंसी होगी तो वो वहाँ पर अपनी मदद आपके तहत हेल्प कर सकेंगे। ये कितनी अहम जिम्मेदारी है और इसको निभाना नौजवानों पे कितना उसमें उनका किरदार है, इस सारी सूरत पे हम बात करेंगे। उस पर बात करेंगे। हमारे साथ पहले मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर हैं डॉक्टर हुसैन मियाँ साहब। तो उनसे जानते हैं कि वो अब तक कितने नौजवानों को ये ट्रेनिंग दे चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज जो नौजवानों का आलमी दिन है और हमें भी काफ़ी अच्छा लगा कि नौजवानों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है और माशरे में हमारे नौजवानों को ज़िम्मेदारी का एहसास भी दिलाया जा रहा है। इस ट्रेनिंग का बुनियादी पर्पज़ क्या है और मुल्तान में अब तक कितने नौजवानों को इस हवाले से तैयार किया गया है? जी बिल्कुल, आज का दिन जो है ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है कि आज जो है दुनिया जो है वो इंटरनेशनल यूथ डे मना रही है। और आपको पता है यूथ जो है वो किसी भी कौम का, किसी भी नेशन का एक एसेट होता है, क्योंकि उनमें उमंग होती है, उनमें हौसला होता है, उनमें जज्बा होता है आगे बढ़ने का। जो भी उनको टारगेट दिया जाए तो उसको बड़ी अच्छे तरीके से उसको चेज़ भी करते हैं। सबसे बड़ी मैं आपको मिसाल देना चाहूँ अगर अरशद नदीम की, तो वो भी हमारी यूथ का हिस्सा ही है। तो आज हमने यहाँ पे ट्रेनिंग का हमने इनकाद किया है। यहाँ पे हमारी यूथ है, उनको यहाँ पे इनवाइट किया है। तो ये आज की बात नहीं है, ये हमारी डेली की रूटीन है, क्योंकि हम समझते हैं जो हमारी यूथ है वो हमारे लिए एक खराबल दस्ते का काम अंजाम दे सकती है। आज के दिन इस अहद का जी तजदीद इस अहद की तजदीद हो रही है। और हम, जैसे मैंने कहा कि हराबल दस्ता हैं, जहाँ भी हमको एमरजेंसी होती है तो हमारी जो कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम है उनको हमने उनके साथ यही बातचीत है, यही हमने उनको सिखाया भी है कि उनके इलाके में जब भी कोई एमरजेंसी हो, कोई डिज़ास्टर हो, खुदा ना खास्ता, क्योंकि मुल्तान जो है सेल्फ वो फ्लड प्रोन एरिया भी है और दीगर एमरजेंसीज भी यहाँ पे होती रहती हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे वही लोग, हमारे जो हैं कर टीम वहाँ पे रिस्पॉन्ड करती है, तो एरिया को कॉर्डन ऑफ करती है, वहाँ से डेंजर्स बाकी चीज़ों को वहाँ से हटाती है, हमें कॉल करती है। उसकी असेसमेंट भी मतलब हमने सिखाया हुआ है कि कैसे उन्हें असेसमेंट करनी है उन्होंने, और दीगर जो है उनको ट्रियाज के बारे में भी उनको सिखाया गया है कि कैसे कैटेगराइज़ करना है उन्होंने पेशेंट्स को। तो ये सारी चीज़ें उनको पता हैं। और ये मैं समझता हूँ कि हम उनसे दीगर भी हमारी मतलब है जो हमारी उनसे सिटिंग होती है या जो भी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, शेड्यूल होती हैं, तो उसमें हम उनसे बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज पे हम बात करते हैं, उस पर वाटर कंजर्वेशन पे हम बात करते हैं, उस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट्स जो हैं वो उन पर हम बात करते हैं। कि जब नौजवानों को ट्रेन करते हैं तो ये हम माशरे की ओनरशिप देते हैं। जी बिल्कुल, हम सिर्फ हम ये कि जो रूटीन की एमरजेंसी है उन पर सिर्फ बात नहीं हो रही होती, उन पर हम टारगेट्स की भी बात करते हैं। हमारी जो यूथ है माशाल्लाह उसमें बड़ा जज्बा भी है, उसमें आगे बढ़ने का जुनून भी है उसमें, और उनकी सिमत भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुस्बत है। तो हमें इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट भी इस हवाले से काफ़ी इक़दाम कर रही है और हम देख रहे हैं कि हमारी यूथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो IT का मैदान हो, चाहे वो दीगर मैदान हो, तो हर जगह पे वो अपने जो है वो झंडे गाड़ रही है। और हमारी एक्सपेक्टेशन भी यही है और इस दिन का मनाने का मकसद भी यही है कि उनको जो है वो इस हवाले से सेंसिटाइज़ भी किया जाए और उनकी पीठ थपकी जाए कि बड़ा अच्छे तरीके से वो जो है यही हमारे माशरे को जो है मुस्बत
راہوں پہ لے کے چل رہے ہیں. مثبت راہوں پہ لے کے چل رہے ہیں. اور یقیناً اس سارا جو عمل ہوتا ہے اس سے معاشرے میں جو نوجوان ہے اس کو اونرشپ بھی ملتی ہے, وہ معاشرے کو اون کرتا ہے کہ مجھ پہ بھی ذمہ داری ہے. نوجوان بھی موجود ہیں, ذرا ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس جذبے کے ساتھ یہاں پہ ہے, انہوں نے کتنی تربیت حاصل کی اور اب تک ان کی کتنی تربیت مکمل ہو چکی ہے, پہلے ان کے کیا خیالات تھے یہ تربیت حاصل کرنے سے پہلے, اور اب وہ کیا سوچتے ہیں. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک آپ الحمدللہ. بتائیے گا کب سے آپ یہ تربیت حاصل کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں 3 دن ہو گئے ہیں. 3 دن سے. تو کیسے خیال آیا, کیسے آپ کو احساس ہوا کہ مجھے یہ تربیت حاصل کرنی چاہیے؟ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, جیسے کہ حادثات وغیرہ ہوتے ہیں, ریسکیو بیزی ہوتی ہے نہیں آ سکتی, یا دور ہوتے ہیں جیسے پہاڑی علاقے ہو گئے وہاں ہوتے ہیں ہم تو نہیں آ سکتی ریسکیو, تو وہاں ہم یہ کام سر انجام دے کیا سکتے ہیں. کیا آپ نے اس ٹریننگ میں سیکھنے کو ملا؟ بہت کچھ سیکھنے کو ملا, جیسے بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے تو اس کو روکنے کا طریقہ, اور یہ جیسے فریکچر وغیرہ ہو جاتے ہیں تو کیسے ہم نے اس کو دینا ہے سر انجام کام کو, ہم نے سیکھا. آپ کا نام کیا ہے؟ روہیل عباس. روہیل عباس. جی روہیل عباس موجود ہیں جو اس بات کا ان میں احساس ہے, جذبہ ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر وہاں پر طبی امداد دے سکتے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی ٹیم نہیں پہنچتی تو یہ کافی ایک پازیٹیو جذبہ ہے. آپ بتائیے گا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علی عباس. آپ نے یہاں پہ جو پلیک آؤٹ ہے وہ ہے اس میں انٹرنیشنل لکھا ہوا ہے کہ یوتھ ڈے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی کہنا چاہوں گے کہ ہر کسی کو چاہیے کہ یہ ریسکیو کے ساتھ تعاون کرے اور یہاں پہ ٹریننگ سیکھے, تاکہ آنے والے کچھ بھی حادثات ہو سکتے ہیں جیسے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں, اس کے لیے آپ مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی. ٹریننگ کے بعد کیسے محسوس کر رہے ہیں آج؟ ٹریننگ بہت ہی یہاں پہ بہت اچھی ٹریننگ دیتے ہیں, ہر چیزوں کے سکھاتے ہیں, بلیڈنگ کے بارے میں, اور جیسے فریکچر ہو جاتا ہے, ہاں کوئی بھی ایمرجنسی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ اس کے ریسکیو کیسے کرتے. ریسکیو کیسے سارا کو سکھایا جاتا ہے. ہم ایک اور آپ بتائیے گا کیا نام ہے آپ کا؟ سیف الرحمان. سیف الرحمان, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کیسے یہاں پہ پہنچے, والدین نے کہا, ٹیچرز نے کہا, یا خود سے جذبہ تھا؟ بس یہ کچھ میرا اپنا جذبہ تھا, کچھ والدین کی وجہ سے, بس یعنی کہ اپنی مدد تو ہر کوئی کر سکتا ہے, بس جو دوسروں کی مدد کرے وہی ریسکیو مدد کرتا ہے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. تو اس جذبے کے تحت یہاں پہ ہے. تو پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن کیسا رہا؟ یہ پہلا دن بھی اچھا رہا, یعنی کہ ٹریننگ کی, دوسرا دن بھی ٹریننگ کی, آج بھی کافی سکھایا, یعنی کہ ہمارے جو استاد ہیں انہوں نے بھی ہمیں کافی جو سکھایا. آپ کے دوست ہیں جو نوجوان, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ یہ ٹریننگ حاصل کرنا کتنا لازمی ہے؟ یہ ٹریننگ حاصل لازمی ہے کافی, کیونکہ یہ ہم آگے استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی طبی امداد میں. اگر ہمیں کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو ہم یہ خود آگے استعمال کر سکتے ہیں. کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے ہم خود حاصل کر سکتے ہیں. فیمیلز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ سویرا. سویرا, کب سے ٹریننگ حاصل کی, اور ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ ایک فیمیل کی صورت میں آپ کو ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے؟ دراصل کبھی کبھی ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جس میں ہمیں فوری طبی امداد دینی چاہیے, تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ کوئی آئے گا تو کرے گا. جیسے کہ CPR ہو گیا, اس میں ہمیں فوراً سے CPR سٹارٹ کرنا پڑتا ہے کہ ٹیم سے آنے سے پہلے ہی کہ ہم نے کال کر دی, اور اس کے بعد ٹیم آگے سے ہمیں پہلے ہی CPR سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. اس لیے مجھے یہ لگا کہ مجھے بہتر ہے کہ پہلے میں جا کر یہ سیکھوں تاکہ میں دوسروں کی مدد کر سکوں. آپ کو رسپانس دیا ہے جب آپ نے پہلے تو فیملی کو کہا ہوگا کہ مجھے سیکھنا ہے, تو کیسا رسپانس آیا؟ سر ظاہر ہے فیملی ساتھ دے گی, ہم نے تو کہا اچھا لگا انہیں؟ ہاں انہیں بہت اچھا لگا. سیکھنے کے بعد اپنی جو باقی فیمیلز ہیں, میری مدر کی بھی یہی خواہش تھی, دراصل وہ نہیں رہ گئی ہیں اب ادھر, تو ان کا بھی سٹارٹ سے یہ تھا کہ میں کسی میڈیکل فیلڈ میں جاؤں, تاکہ یہ ہے کہ میں اپنی فیملی کو تھوڑا سا سپورٹ کر سکوں, ان کی جان بچا سکوں, لوگوں کی جان بچا سکوں. لوگوں کی جان بچا سکوں. آپ کا کیا نام ہے؟ روزینہ. آپ بتائیے گا آپ کو کیسے خیال آیا, اور آپ ٹریننگ کے بعد کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ٹریننگ کے بعد میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں, کیونکہ ٹریننگ کے بعد ہمیں یہ سیکھنے کو ملے کہ فریکچر مینجمنٹ کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. اگر کسی کو فریکچر وغیرہ ہو جائے تو فوری طور پہ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. کسی کو بلیڈنگ وغیرہ ہو رہی ہو تو اس کو ہمیں کیسے کنٹرول کرنا ہے. کوئی بلیڈنگ کولیپس ہو جائے تو اس وقت ہم نے کیا سچویشن ہے جو اس کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے. آج نوجوانوں کا عالمی دن ہے, اور آپ وہ نوجوان ہیں جو کہ تربیت یافتہ ہیں, جو معاشرے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو کیا میسج دینا چاہیں گے باقی نوجوانوں کو؟ ہم ان کو بھی یہی میسج دینا چاہیں گے کہ وہ بھی یہاں پہ آ کے ٹریننگ حاصل کریں. آپ بتائیے گا کیسا فیل کر رہے ہیں ٹریننگ کے بعد؟ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں. اور کیا کیا سیکھا؟ ہم نے یہاں پہ بہت کچھ سیکھا ہے, فریکچر مینجمنٹ سیکھی ہے اس میں ہم نے, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہمیں اس میں نا آنے کا. ہم چاہتے ہیں کہ باقی بھی لوگ کمیونٹی کا حصہ بنے ہماری, اور اسی طرح آنے والے وقت میں ایکسیڈنٹل کیسوں میں ہمارا ساتھ دیں گے. ہمارا ساتھ دیں. ہمارے ساتھ فیمیلز موجود تھی, ہماری پاپولیشن کا 51% ہماری آبادی کا جو حصہ ہے وہ خواتین مشتمل ہے, اور خواتین کا ٹریننگ حاصل کرنا کافی لازمی ہے. ایسی آپ نے گفتگو جانی, ہم نے کوشش کی کہ آج نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر ہم ان نوجوانوں سے آپ کی ملاقات کرا سکیں
जो माशरे की खिदमत करना चाहते हैं, जो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, और हमारे नौजवान में ये जज्बा है और वो इस माशरे को ओन भी करता है और उस माशरे को अपना भी समझता है और कम्युनिटी की खिदमत करने का जज्बा भी रखता है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आज हम बात करें अपने प्रोग्राम में नौजवानों के आलमी दिन के हवाले से। हमने ब्रेक से पहले आपको वो नौजवान मिलवाए जो कि माशरे की खिदमत का जज्बा लेकर ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे थे। उन्होंने फ़र्स्ट एड और रेस्क्यू के हवाले से ट्रेनिंग मुकम्मल की। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब भी हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं तो यंग डॉक्टर्स हमें काफ़ी बड़ी तादाद में दिखाई देते हैं जो कि मरीज़ों का इलाज करते दिखाई दे रहे होते हैं, और वो मुसलसल सैकड़ों की तादाद में मरीज़ों की देखभाल भी कर रहे होते हैं और उनका इलाज मुआवजा पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नौजवानों पे बाज़ का तनकीद भी होती है कि नौजवान अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं करें, तो हम ज़रा नौजवान डॉक्टर से पूछते हैं, यंग डॉक्टर से पूछते हैं कि वो अपनी ज़िम्मेदारी किस तरीके से पूरी कर रहे हैं और वो क्या समझते हैं कि जो उन पे रियासत का, माशरे का जो हक़ है, क्या वो हक़ अदा कर रहे हैं। इस पर बात करने के हम पहुँचे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाही और बाकी नौजवान। ज़रा मुझसे बात करें। अच्छा, आप बताइएगा, आज नौजवानों का आलमी दिन है, पहले तो इस दिन के मौके पर आप लोग खुद कितने एक्साइटेड हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, बिल्कुल ये दिन है हमारा बड़ा अच्छा और यूथ का है। देखें किसी भी मुल्क में या किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी माशरे में सबसे अच्छा किरदार जो है ना वो हमेशा यूथ का ही होता है। यूथ में जो कि एनर्जी होती है, यूथ में एक करेज होती है और यूथ की एनर्जी मेरे ख्याल में एक ड्रीवन फोर्स होती है किसी भी डिपार्टमेंट को आगे ले जाने के लिए, किसी भी मुल्क को आगे ले जाने के लिए। तो ज़ाहिर बात है इस माशरे में या इस डिपार्टमेंट में हमेशा बड़ा अच्छा किरदार रहा है। लेकिन जब भी हम नौजवानों की गुफ्तगू सुनते हैं, मुल्क की सतह पे बात करें तो नौजवान कहते हैं हम 60% हैं, हम मुल्क चला रहे हैं। निश्तर की बात करें तो आप लोग कहते हैं कि जी यंग डॉक्टर्स, हाउस ऑफिसर, PGRs ये निश्तर चला रहे हैं। हर जगह अब नौजवान तो कह रहे हैं कि हम चला रहे हैं, लेकिन क्या मानने को भी कोई तैयार है? देखिए, मानने को, जैसे आपने अभी इंट्रो में कहा, बड़ा अच्छा कहा कि जब भी आप तशरीफ़ लाते हैं हॉस्पिटल्स में तो आपको हमेशा नौजवान नज़र आते हैं। आपको कभी उस हवाले से प्रोफेसर आपको OPD में नज़र नहीं आएगा या वो उस तरह से काम करता हुआ या उस जज्बे से काम करता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो हमेशा नौजवान ही देखिए, हम अभी ड्यूटी से वापस आए हैं और इससे पहले हमारी 24 घंटे 36 घंटे ड्यूटी होती है। तो ज़ाहिर बात है जो हमारी ज़िम्मेदारी जहाँ तक हमारी है वो तो हम अपनी पूरी सरअंजाम दे रहे हैं। बाकी बात आती है पॉलिसियाँ बनाने की। अब जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली कभी भी नौजवान नहीं हैं, ना मुल्की सतह पे, ना सूबाई सतह पे और ना डिपार्टमेंटल लेवल पे। तो हमें तो वो यानी हमसे बस काम लिया जाता है, तो जो हमारी ड्यूटी है या जो हमारे काम लिया जाता है वो तो हम आप ये कह रहे हैं कि आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी पूरी अदा कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मैं वही बात है, मेरे ज़िम्मे ड्यूटी है, मेरे ज़िम्मे मरीज़ देखना है इस अस्पताल का, तो वो तो मैं अपनी पूरी तरीके से सरअंजाम दे रहा हूँ। बल्कि शायद हमारे पर जो बर्डन है शायद वो कोई फ़ील ही नहीं कर सकता कि जब आप एक 24 घंटे काम करने वाले डॉक्टर को भी आप जाके एक सरजनिश करके तौर पर पुकारते हैं या ये देखते हैं कि यार वो इतना बैठा और वो सिर्फ आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा, हालांकि उसके पीछे इतनी बड़ी रीज़न होती है कि वो उसने 36 घंटे ड्यूटी की होती है, वो स्लीपलेस होता है, तो वो कैसे इस तरह आप ये समझते हैं कि आप जिम्मेदारी अदा करें। अब जब मैं ये समझता हूँ कि मैं जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ तो फिर मुझे तवक्कुआत भी होती हैं, तो आपको मौजूदा हालात में क्या तवक्कुआत हैं? ये बदकिस्मती है कि तवक्कुआत तो बिल्कुल भी नहीं है। आजकल जो हालात हमारे हो चुके हैं, इवन हमारे जूनियर्स के हो चुके हैं कि आप हाउस जॉब कर लेते हैं उसके बाद आपके पास जॉब ही नहीं है, मतलब ना आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं अनफॉर्चुनेटली कि लोग अपने किसी प्राइवेट अस्पताल में भी मेडिकल ऑफिसर की जॉब के लिए बेचारे सिफारिशें करके फिर रहे हैं। तो वो नौजवान जो इस मुल्क को, जो इस डिपार्टमेंट को हमेशा अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं और हमेशा उसको आगे ले जाने के लिए तवक्को करते हैं और फिर जज्बे से काम करते हैं, उनके फ्यूचर अनफॉर्चुनेटली इतना कम नहीं, मेरे ख्याल में ना होने के बराबर है। मतलब जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो तो अनफॉर्चुनेटली ना होने के बराबर है कि कोई तवक्कुआत उनको नहीं है। उनके लिए कुछ सोचा जाए, वो बेचारे जो यहाँ पढ़ने के बाद फ़ौरन ही वो बैठ जाते हैं कि हमने अमेरिका जाना है या हमने UK जाना है, तो उसका यही मकसद है कि उनको यहाँ से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली अगेन चूँकि वो पॉलिसी मेकर्स नहीं है तो वो अपना इनपुट भी नहीं दे सकते कि कैसी पॉलिसी बनाई है। तो जब तक स्टेक होल्डर्स उनको नहीं शामिल किया जाता पॉलिसी बनाने में, नौजवान तभी अच्छा किरदार। ये सजेशन आ रही है आज के दिन के मौके पे कि पॉलिसी मेकिंग में अगर नौजवान शामिल ही नहीं होंगे तो और नौजवानों के जो प्रॉब्लम्स हैं, नौजवानों को जो मौके देने हैं, उसके लिए फिर इकदाम कैसे हो सकेंगे। तो इस हवाले से रियासत को, हुकूमत को काम करना होगा। हमारे से और भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, जिस तरह इन्होंने बात की कि हमारे यहाँ पॉलिसी मेकिंग में इशू है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जिसकी वजह से नौजवान मायूस होता है। आप बताइएगा, आप मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं, आपका मेडिकल शोबे में आने का मकसद क्या था और अब तक जितना आप लोगों ने सर्व किया, अंदाज़ा अब तक आपको कुछ अगर आप अंदाज़ लगाएं, अब तक आप कितने मरीज़ों को सर्व कर चुके होंगे? जहाँ तक आपका ख्याल है पॉलिसी मेकिंग का, उसमें जो डॉक्टर सलमान ने बात की बिल्कुल ठीक है कि पॉलिसी मेकिंग में कोई भी नौजवान
हमारा रिप्रेजेंटेटिव किसी भी लेवल पे नहीं है, चाहे आप मुल्की लेवल पे करें, लोकल लेवल पे करें, कहीं भी करें, तो हमारा कोई नौजवान इस पॉलिसी में शामिल नहीं है। इसलिए हमारे लिए कोई मतलब एक मजबूत पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैं हूँ मेडिकल से, तो मेडिकल में नहीं है। बाकी ड्यूटी की बात है कि मैंने कितने मरीज़ देखे होंगे, तो इसका तो हम हिसाब नहीं लगा सकते, क्योंकि हम काफ़ी अब 2018-19 से हम देख रहे हैं, तो डेली बेसिस पे इतनी ओपीडी होती है, कहीं 300 की ओपीडी है, कहीं 400 की, कहीं 200, डेली के हिसाब से। तो वहाँ 3 या 4 मतलब डॉक्टर्स हैं, 5 है, तो पर डे मतलब एक ओपीडी में भी लगाओ तो 100-200 बनता है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप डेली 100 से 150-200 मरीजों को चेक करते हैं जी। ऐसे हम साल का हिसाब लगाएं तो ये तो हज़ारों में जाते हैं। हज़ारों में जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप कहें आपकी यही है कि मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। हमारे कहाँ पे अदा नहीं की जा रही? ये जिम्मेदारी पॉलिसी मेकिंग में नहीं की जा रही, ऊपर के लेवल पे जो नौजवानों के लिए ख़ास मौके पैदा करें, उनको एक स्ट्रक्चर दें जिस पे वो आगे प्रोग्रेस कर सकें। स्ट्रक्चर दें, वो आगे प्रोग्रेस कर सकें। हमारे साथ एक और भी डॉक्टर मौजूद हैं, शायद वो अभी ड्यूटी पे जा रहे हैं या आ रहे हैं, जरा उनसे पूछेंगे। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। ड्यूटी पे जा रहे हैं या आ रहे हैं? मैं ड्यूटी से वापस आ रहा ड्यूटी से वापस। कैसा दिन गुजरा आज का? हूँ। दिन ठीक गुजरा है, हेक्टिक डे एज यूजुअल। हमेशा की तरह जी। तो आज वार्ड में ओपीडी में मरीजों की तादाद तो हमेशा की तरह ज़्यादा ही होगी? हाँ जी, पेशेंट की तादाद कभी भी कम नहीं किस होती है। डिपार्टमेंट शोबे से आपको ताल्लुक? मैं रेजिडेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ CPIC मुल्तान के अंदर। तो ये बताइएगा कि जो मौजूदा सूरत हाल है, आज नौजवानों का आलमी दिन है, नौजवानों का दुनिया भर में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका अहम रोल होता है, और हम सुबह शाम प्रचार करते हैं कि हमारे 60% नौजवान। तो क्या लगता है 60% नौजवानों के लिए स्टेट ने, हुकूमत ने कोई इक़दाम भी किए हैं? आप एक शोबे से वाबस्ता हैं और आप मरीज़ों की खिदमत भी कर रहे हैं, उनका इलाज मुआवजा भी करते हैं, तो क्या सोचते हैं जब आप अपने फ्यूचर के बारे में कभी आपको ख्याल आता है? देखें, गवर्नमेंट तो नौजवानों के लिए पाकिस्तान में कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ बातों की हद तक है। आज भी तमाम पॉलिटिशियंस के बयान आएंगे, लेकिन जब भी सदर पाकिस्तान का बयान है, सदर पाकिस्तान का बयान आया, वज़ीर आला पंजाब का भी आएगा, प्राइम मिनिस्टर का, आप लोगों को बस वो सिर्फ बयानात की हद तक है। लेकिन जब पॉलिसी मेकिंग की बात आएगी तो वहाँ पर नौजवानों को मौका नहीं दिया जाएगा। जिन्हें अपनी उम्र गुजार लिया सिर्फ उनको मौका देंगे, और उनको आज के, वो आज से 60 साल पहले को उनका एक्सपोजर होता है, उनको आज के हक़ाइक़ का इल्म नहीं होता है। आप ये कह रहे हैं कि 60+ जो हमारे लोग हैं वो अभी भी अपनी जिम्मेदारियां छोड़ने को तैयार नहीं है और जिम्मेदारियां सौंपने को तैयार नहीं है? बिल्कुल, ये ऐसा मुल्क है जहाँ पर रिटायर्ड बंदा हमेशा कभी रिटायर्ड नहीं होता, और जबकि जो नौजवान है उसको कभी मौका नहीं मिलता, और पॉलिसी लेवल के ऊपर तो पाकिस्तान में शायद अगले 20 साल तक भी मौका ना मिले। तो जी आप मौजूदा सूरत हाल में इस हद तक जो मौजूदा हालात हैं उन पे आप ये? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आप देखें ना कि अब बांग्लादेश के आप एग्जांपल देखें, वहाँ पर जो अब इंटर्न सेटअप आया, वहाँ पर 2 स्टूडेंट उन लोगों ने एज ए मिनिस्टर उन लोगों ने अपनी कैबिनेट में शामिल किए हैं। आप ये कह रहे हैं कि अशराफिया के जो नौजवान हैं उनको मौका मिल जाता है, जो मिडिल क्लास के हमारे लोग हैं वो हमेशा ही मेहनत करते दिखाई देते हैं और मुल्क को चलाते नजर आते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हक़ाइक़ देखें ना, अब जो मेरी फील्ड है उसके बारे में मुझे पता है कि पेशेंट्स के मसाइल क्या हैं, डॉक्टर्स के मसाइल क्या हैं। ये किसी बंद कमरे में बैठे हुए AC के अंदर मज़े लेने वाले किसी ब्यूरोक्रेट को नहीं पता। जब नौजवानों को मौका ही नहीं मिलेगा, उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, तो कब कैसे माशरे को ऑन करेंगे, कैसे वो चीज़ों को बेहतर बनाने के इक़दाम करेंगे? वो अपनी जिम्मेदारी तो सर अंजाम दे रहे हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं जो कि अभी भी आज के दिन के मौका पर भी 200 से 300 मरीज़ों का इलाज करके आ रहे हैं ड्यूटी से वापस, और वो ये बात कर रहे हैं कि हमें लगता है कि जो पॉलिसी बनती है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमसे ना पूछा जाता है, ना हमारे मसाइल को देखा जाता है, और ना ही हमारे मुस्तकबिल के बारे में कोई फ़ैसला किया जाता है। हम सर आगे बात करेंगे। आप बताइएगा, जितनी भी गुफ्तगू हुई, क्या समझते हैं आज का आलमी दिन के मौका पर मुबारकबादें भी दी जा रही हैं नौजवानों को, और ये भी कहा जा रहा है कि नौजवान पुरअज़्म रहें, हमारी बैकबोन है और कौम का सफ़े अव्वल दस्ता होते हैं, उस तरह के बयानात भी। ये सारे बयानात सुनकर आप लोगों को क्या फ़ील होता है? हालात तो ऐसा ही हैं, क्योंकि अब इतना 60-70 साल हो गए मुल्क को, अभी तक तो इस लिहाज से कोई भी काम इसमें नहीं हुआ। बेशक वो कोई भी स्ट्रक्चर हो, बेशक हमारा मेडिकल स्ट्रक्चर हो या कोई भी स्ट्रक्चर हो, तो इसमें कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। अब जिस उन्होंने बताया कि जॉब के लिहाज से हमारे कुलीग हैं, वो 5 साल MBBS करते हैं, फिर उसके बाद हाउस जॉब करते हैं, उसके बाद फर्दर उनको जॉब देना गवर्नमेंट का काम है। लेकिन इस वक्त ये हालात है, वो 2-2, 3-3 साल हो गए लेकिन घर ही बैठे में, कोई जॉब, कोई फैसिलिटीज़ नहीं। हालांकि हमारी आबादी भी 25 करोड़ की है, अगर उस हिसाब से कैलकुलेशन निकाली जाए तो लाखों की डॉक्टर्स रिक्वायर्ड हैं हमें। लेकिन वो नहीं है ना, स्ट्रक्चर बनाया नहीं किया। हालांकि कर सकते हैं गवर्नमेंट, अगर फर्दर जॉब क्रिएट कर सकती है, लेकिन इस पर ना, इस पर कोई गवर्नमेंट इस पर कोई काम नहीं कर रही।
गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, ये आपने गुफ्तगू जानी यंग डॉक्टर्स की, वो यही बात करते नज़र आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पॉलिसी मेकिंग में नौजवानों को शामिल नहीं किया जाता। हम कहते हैं सुबह शाम के 60% नौजवान, 60% नौजवान, जो 60% नौजवान अगर आबादी का 50% से भी ज़्यादा नौजवान हैं तो फिर उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी होगी, उनको मौके देने होंगे, उनको ज़िम्मेदारियाँ सौंपनी होगी, और अगर वो ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हों तो उनको इस बात का क्रेडिट भी देना होगा कि नौजवान ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक जानिब बात हो रही है कि हमने नौजवानों को किस तरीके से मोटिवेट करना है, तो वहीं पर वो नौजवान जो इस वक्त मुल्क का जो एक अहम हिस्सा है हमारे हॉस्पिटल उसको संभाल रहे हैं, उनके हमने आपको गिले शिकवे भी आपके सामने रखे। हम इसमें मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं नौजवानों के आलमी दिन के हवाले से, हमने डॉक्टर से भी बात की, उससे पहले हमारे साथ कुछ स्काउट्स नौजवान मौजूद थे जो कि माशरे की खिदमत करने का जज्बा रखते थे। अब हमारे साथ वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो अपनी तालीम ही हासिल कर रहे हैं, और वो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अपनी तालीम मुकम्मल भी कर चुके हैं। ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं, उन्होंने जो अपने माइंड में जो ख्वाब बनाए थे, क्या उनको ताबीर हासिल हो रही है, या वो हुकूमती पॉलिसियों पर नला हैं या खुश हैं। ये सारी बातें ज़रा नौजवानों से पूछते हैं कि आज के आलमी दिन के मौके पर उनके क्या ख्यालात हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब। स्टडी आपने मुकम्मल कर ली या कर रहे हैं? जी कर लिया। किस सब्जेक्ट में स्टडी? बिज़नेस के अंदर। बिज़नेस के अंदर आपका टॉपिक या सब्जेक्ट भी बिज़नेस था। क्या समझते हैं जब आपने स्टडी मुकम्मल की, आप मार्केट में आए तो क्या लगता है जो बिज़नेस के हालात चल रहे हैं, मौजूदा जो सिचुएशन है, क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं कारोबार के हवाले से? जी बिल्कुल नहीं है। आजकल जो हमारा माशी सेटअप है वो बिल्कुल भी ज़वाल का शिकार है, जिसके अंदर बहुत सारे मतलब कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं कि हमारे बिजली की इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, जिसके अंदर हमारे मतलब कि पेट्रोल की प्राइसेस हैं, और मतलब कि और भी बहुत सारे कारोबारी मामला हैं। आप कह रहे हैं कि आपको सिखाया गया कि आपने प्रॉफिट कैसे हासिल करना है, अपनी प्रोडक्ट कैसे मार्केट में परचेज देनी है, फ़रोख्त करनी है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और बाकी इशूज़ की वजह से आप लोग काम ही नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल, हमें इन सब चीज़ों की वजह से ना बहुत सारे मसले पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते, अपने बिज़नेस को प्रमोट नहीं कर सकते। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन अली जमाल है। हसन, क्या करते हैं आप? मैंने भी आईटी अपनी की है। आईटी में काफ़ी स्कोप है, कहा जाता है कि आईटी में पाकिस्तान के नौजवान काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया तो बहुत खैर आगे चला गया, लेकिन हम अभी मुकाबला उनके साथ नहीं कर सकते। क्या समझते हैं आईटी में जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है, लास्ट टाइम टैक्सेस में भी इजाफा हुआ, कितनी प्रॉब्लम हुई उस वजह से? जी मुश्किलात हमें आ रही हैं बिना स्टूडेंट। मैं तो यही कहूँगा कि हम लोगों को हमें अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं, बच्चे हैं जो बाहर जाना चाह रहे हैं और बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा बाहर क्यों जा रहे हैं? हमें अपनी यहीं पे रिसोर्सेज, हमें गवर्नमेंट हमें जो सपोर्ट करे कि हम यहीं पे ही अपॉर्चुनिटी बेसिकली जॉब क्रिएट करें, ताकि हमें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और हमारा यहीं पे हमारा सब कुछ चलता रहे। तो अभी गवर्नमेंट जो है हमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा दे रही है, जैसे ये कह रहे हैं अभी आजकल इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा हुआ है, तो मैं ये कहूँगा कि बजट मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से भी जो स्टूडेंट वो कहता है यार यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही, मैं बाहर जा रहा हूँ। ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत को अपॉर्चुनिटीज़ देनी होंगी। हम खुद से काम करना चाहते हैं, आईटी सेक्टर में फ्रीलांस काम चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मौके नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है, जिसकी वजह से हमारे नौजवान अपने आप को वहाँ पे ट्रेन ही नहीं हो पाते, जिस वजह से प्रॉब्लम होता है। हमारे साथ फीमेल भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। हम अगर बात करें तो हम कहते हैं कि हमारी 60% पॉपुलेशन नौजवानों पे मुश्तमिल है, तो यकीनन उसमें जो 50% है वो हमारी फ़ीमेल है। तो फ़ीमेल्स के लिए क्या मौक़े हैं? जो हमारी ख़वातीन हैं, जो हमारी यंग लड़कियाँ हैं, वो किस तरीके से मार्केट में काम करते हुए उनकी क्या हर्डल्स पेश आती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर वो पूरी उम्मीद है कि जो चीज़ें हैं वो बेहतर सिमत में जा रही हैं? इस पर हम बात करें। क्या हाल है आपके? ठीक। क्या नाम है आपका? मरियम खान। मरियम खान, आपने स्टडी किस सब्जेक्ट में की? इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश। तो आप बताइएगा कि जो मौजूदा सिचुएशन है, क्या समझती हैं कि जो हमारी फीमेल्स हैं उनके लिए मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हैं भी सही, या मुश्किल हो जाता है जब आप फील्ड में काम करने जाते हैं? मुश्किल तो होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कितने तौर पर बढ़ गई है और हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें यूथ को कोई रिसोर्सेज, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रही, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हम अगर मार्केट के अंदर आते हैं तो हमें जॉब्स नहीं मिलती, या हमारा जो मेजर है जॉब्स मिल जाए तो पैकेज अच्छे नहीं होते हैं। हाँ जी बिल्कुल,
وہ گھر نہیں چل سکتا, وہ ایز سچ تھنک ہوتی ہے. یہ نوجوان کام کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے اسٹڈی بھی حاصل کی, وہ اپنے آپ کو منوانا بھی چاہتے ہیں, وہ ذمہ داری بھی نبھانا چاہتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ نہ تو کوئی ذمہ داری دینے کو تیار ہے سرکار کی طرف سے, اور نہ ہی وہاں پر جو ذمہ داری کا جو پے ہے وہ دینے کو تیار ہے. یہ پرابلم ہے سب سے. یہ پرابلم ہمارے سے اور بھی موجود ہیں فیمیلز, ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ یسرا. کس سبجیکٹ میں اسٹڈی؟ میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی پڑھ رہی ہوں. انٹرنیشنل ریلیشن. اگر پاکستانی فارن پالیسی کی بات کریں تو ویسے ہی ہم ہمیشہ سے پریشان حال رہے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ ہماری فارن پالیسی ہے کیا سمجھتے ہیں. جس سبجیکٹ میں آپ نے اسٹڈی کی اس کے حوالے سے کیا ہمارے معاشرے میں, کیا ہمارے ملک میں اس طرح کا ماحول ہے کہ آپ لوگ ڈسکشن اوپن کر سکیں, آپ گفتگو کر سکیں, مختلف ٹاپکس پہ ڈیبیٹ کر سکیں؟ کیا لگتا ہے کیسا ماحول ملتا ہے؟ سر جی بالکل, اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو آئی تھنک وی آر اوپن ٹو ڈسکشن. ہم ڈسکشن ضرور کرتے ہیں, لیکن چونکہ اس کا افیکٹ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. ہم جب نوجوان بھی آپس میں ڈسکشنز کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ جو وہ اوپر تک نہیں پہنچ پاتا. جب تک اوپر تک افیکٹ نہیں جائے گا تب تک اس کے باہر بھی افیکٹ, جیسے آپ فورن پالیسی کی بات کر رہے ہیں, ہماری فورن پالیسی اتنی ڈسٹارٹیڈ ہے, ہم کبھی اچانک سے پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اچانک سے ہم ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ڈیفائن نہیں ہے ہماری فورن پالیسی. جی بالکل, جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے تو ہماری ڈسکشن سے صرف فرق نہیں پڑتا. ڈسکشن سے تب فرق پڑے گا جب حکومت دیکھے گی کہ جو نوجوان نسل ہے وہ چاہتی کیا ہے. اگر وہ ہماری ڈیبیٹ سننے میں انٹرسٹڈ ہے تو سر بالکل ہمارے پاس آئیڈیاز بھی ہیں. ایک جو نوجوانوں پہ تنقید کی جاتی ہے کہ وہ ملک کے جو سنجیدہ موضوعات ہیں ان پہ ڈسکس نہیں کرتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ کنسرن ہے کیا ہو رہا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کنسرنس کو دیکھا نہیں جاتا, سنا نہیں جاتا. بالکل سر ایسا ہی ہے. تو اس پہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے, میسج کیا دینا چاہیں گے سر؟ آج کے دن کے حوالے میرا سے حکومت کو یہی میسج ہے کہ آپ لوگ لاز تو بنا رہے ہیں لیکن اس کی انفورسمنٹ بھی کرائیں. کہیں اپنے کلرکس کو دیکھیں یونیورسٹیز میں وہ کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. کہیں آپ اپنی دیکھیں کہ جہاں جہاں آپ لاز بنا رہے ہیں وہ امپلیمنٹ بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. آپ سڑک پہ دیکھیں بچے, آپ نے دیکھا ہوگا بچے اس وقت دیکھ کر نکلتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے وہ پولیس کھڑی ہوئی ہوگی, اس ٹائم نہیں کھڑی ہوئی ہوگی, تو ہم نے کس ٹائم ہیلمٹ پہن کے جانا ہے, کس ٹائم ہم ڈبل سواری کر سکتے ہیں, کس ٹائم ہم ٹرپل سواری کر سکتے ہیں. ہاں لاز بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس, اس کو صحیح سے امپلیمنٹ کرائیں. صحیح سے امپلیمنٹ کرائیں. اور انہوں نے فارن پالیسی کے حوالے سے بات کی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک کی فارن پالیسی چل کیا. یہ نوجوانوں کی گفتگو ہے جو آج کرتے دکھائی دے رہے ہیں. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ My name is Zahra Faraz. زہرا فراز. Yeah. کس سبجیکٹ میں آپ نے اسٹڈی کی؟ I am just continuing my studies. Okay. ابھی میں like you can say that in IT field. آئی ٹی فیلڈ میں. آئی ٹی فیلڈ میں کس طرح کا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ, اور کیا وہ والی اپرچونیٹی ہم آئے روز سنتے ہیں کہ سرکار ہماری جو حکومت ہے وہ آئی ٹی کے حوالے سے مختلف قسم کے پروگرام لے کے آ رہی ہے, کوئی آئی ٹی سینٹر بنا رہی ہے, تو کیا سمجھتی ہے آئی ٹی سینٹر کا ہونا کتنا لازمی ہے؟ IT centers are important in Pakistan, and also the thing is کہ پاکستان میں IT centers بنے because جو ہمارے پاس پہلے IT centers ہیں ہم ان لوگ کو اتنا اپریشیٹ نہیں کر رہے اور نہ اتنا کر رہے ہیں اپنی یوتھ کو. ہماری یوتھ بس ایک چیز پر ہم لوگوں کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے تو وہی کرنا ہے. ہم لوگوں نے مائنڈ بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. سو دا تھنگ از کہ ہم لوگ کو پہلے یہ بتانا چاہیے کہ ہماری جو IT سیکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, ہم لوگ IT سیکٹرز بنائیں, ان کا بنائیں کہ اور ان کے فیلڈ بنائیں ان میں کہ آپ نے کس میں جانا ہے جو اسٹوڈنٹ کی اگلے کی مرضی ہو. اور دیکھنا چاہیے لائک آج کل ای بے, ای کامرس, یہ بزنس بہت سارے چل رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے جو بجٹ آیا اس دفعہ تو وہ بہت کم تھا ان فیلڈس کے لیے. آپ یہ کہہ رہی ہیں سمپل الفاظ میں کہ اگر حکومت ہمیں جابز نہیں دے سکتی تو آئی ٹی سینٹر بنا دیں, ہم خود کام کر لیں گے, ہم خود کما لیں گے. سمپل سی بات کریں کہ اگر سرکار کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں, بجٹ نہیں ہے کہ وہ جابز دے سکے گورنمنٹ سیکٹر میں, تو آئی ٹی سینٹر بنا دے تاکہ نوجوان خود ہی وہاں پہ کام سیکھیں اور خود ہی کما لیں. کیا حال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ نائلہ فرید. نائلہ فرید. کیا کس سبجیکٹ میں اسٹڈی؟ سائیکالوجی. سائیکالوجی. آج کل تو نوجوان جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہیں, ریزن ملکی حالات اور مہنگائی کو دیکھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں ان حالات میں نوجوانوں کے لیے کیا کیا جائے تو وہ ایک پر امید بھی ہو سکتے ہیں اور ایک اچھے اپنے فیوچر کے حوالے سے؟ ہماری حکومت کو چاہیے کہ بچوں کو پلیٹ فارمز پرووائڈ کرے. جیسے کہ ہم ایک ڈگری کر رہے ہیں, وہ ڈگری اب اگر ہمیں انٹرنشپس پرووائڈ کی جائیں, ہمیں وہ کام پریکٹیکل کروایا جائے تو ہم اس چیز کو زیادہ لے کر آگے چلیں گے. ہمیں پتہ ہوگا کہ ہماری فیلڈ یہ ہے, چاہے وہ ہمیں انٹرنشپ پیڈ نہ کروائیں لیکن وہ ہمیں انٹرنشپ پروگرامس کو آفر کرنا چاہیے تاکہ جب ہم آگے جابس کے لیے جائیں یا کہیں پہ بھی ہم کہیں ہاسپٹلس میں جابس کے لیے جائیں تو ہمارے پاس ایک پتہ ہو کہ ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے, ہم یہاں پہ ہمیں پتہ بھی ہو کہ ہمارا لیول کہاں پہ. ہاں جی. اور اس کے علاوہ میں ای کامرس پہ بھی کام کر رہی ہوں, امیزون ای بے پہ بھی. تو میری یہی سجیشن ہے کہ ہمارے پاس کوئی سینٹرز ہونے چاہیے پراپر, ہمارے پاس ایک بجٹ ہونا چاہیے جو کہ گورنمنٹ ہمیں دے اور ہم اپنے ان کام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو آفر کریں تاکہ وہ آ کے کورسز کو سیکھیں اور ہم اس کام کے ذریعے اپنی ملک کی معیشت کو ٹھیک کر سکیں. اس کام کے ذریعے ملک کی معیشت کو ٹھیک کر سکیں. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک. آپ کیا نام ہے آپ کا؟ برہان بخاری. برہان بخاری.
किस सब्जेक्ट में आपने स्टडी किया? मैंने BBA में स्टडी किया है, बिजनेस। बैंकिंग के हवाले से? नॉट बैंकिंग, बिजनेस मैनेजमेंट साइंस। बिजनेस मैनेजमेंट साइंस। तो क्या समझते हैं, आपने स्टडी करने के बाद फील्ड में आए, मार्केट में आए, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेस कम हैं, तो हमें चाहिए कि हम बिजनेसेस क्रिएट करें बहुत ज़्यादा, ताकि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और लोग आगे आ सकें, अपने आइडियाज़ प्रेजेंट कर सकें। आप कह रहे हैं कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, आइडियाज़ आपके पास हैं। अब प्रॉब्लम ये है, सवाल ये है कि आपने अपना बिज़नेस जो क्रिएट करने के हवाले से आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की है? जी, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली स्टडी भी कर रहा हूँ, तो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। अभी तक आपको क्या हर्डल्स आई हैं? हर्डल्स आपको डिफरेंट आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स, इन्वेस्टिंग, और बेसिकली आपको स्पेस चाहिए होती है। तो आप ये कहें, जब आप बजट बनाते हैं उसमें आप प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो वो आपको कम नज़र आता है, क्योंकि आपके ज़्यादातर अखराजात बिजली के बिल में और बाकी जगहों पे जा रहे हैं। जी, ऐसा ही है। तो आप क्या समझते हैं, इसमें हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को करना चाहिए कि वो ऐसे बिजनेसेस को सपोर्ट करे जो सोलर एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ताकि हमें बिजली के मसाइल जितने भी हैं वो कम हो सकें। बिजली के मसाइल कम हो सकें। हमने जहाँ भी गुफ्तगू की, कहीं पर हमें मायूसी नहीं दिखाई दी, लेकिन वो गिला, वो शिकवा ज़रूर दिखाई दिया, जो कि एक नौजवान अपनी हुकूमत से, अपनी रियासत से डिमांड करता दिखाई देता है। नौजवान ये कहता दिखाई दे रहा है कि वो काम करना चाहता है, वो मेहनत करना चाहता है, वो ज़िम्मेदारी निभाना चाहता है, वो ज़िम्मेदारी संभालना चाहता है, लेकिन ज़िम्मेदारी देना, ज़िम्मेदारी फराहम करना और उसके साथ साथ मौक़े फराहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। और रियासत को जब बेहतरीन माहौल रियासत फराहम करती है, तभी जाकर नौजवान अपनी ज़िम्मेदारियों को एक अच्छे तरीके से अदा कर सकता है। तो आज के नौजवान की गुफ्तगू भी आपने जानी, हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह आज हमने बात की अपने प्रोग्राम में नौजवानों के आलमी दिन के हवाले से, हमने कोशिश की कि जो नौजवानों के ख्वाब हैं और नौजवानों की जो गुफ्तगू है, जो वो सोचते हैं, वो आपके सामने रखें। और नौजवानों ने खुलकर बताया कि वो जो मौजूदा हालात हैं, जो उनके हुकूमत से कुछ गिले शिकवे थे, उसके साथ साथ जो वो करना चाह रहे थे, जो उनके ड्रीम्स है, उसके बारे में उन्होंने खुल के बताया। मौजूदा हालात में, मौजूदा जो हमारा माशरा चल रहा है, इसमें मज़ीद क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, और इसके हवाले से मज़ीद क्या हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए, और वो कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो करे तो हमारे नौजवान को मौक़े मिल सकें। इस पर हम बात करेंगे। उस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है, टीचर है और ट्रेनर भी हैं, और नौजवानों की काफ़ी बड़ी तादाद इनके पास हर वक्त मौजूद होती है। शाह हुसैन साहब मौजूद हैं। शाह हुसैन, मौजूदा हालात में हम देखते हैं कि नौजवान काम भी करना चाहता है, ज़िम्मेदारी अदा करना भी चाहता है, और ज़िम्मेदारी का जो उसके अंदर एक शौक़ है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, मैं ये काम करूं। क्या समझते हैं इस हवाले से किस तरह के इक़दाम होने चाहिए कि नौजवानों को मौक़े मिल सके, नौजवान खुद से काम कर सके, और रियासत किस तरीके से सपोर्ट कर सकती है? आई थिंक रियासत को सपोर्ट इस तरह से कर सकती है कि दे शुड बी प्रोवाइडिंग सम लोन्स विच कैन बी एंटरप्रेन्योरल। जैसे कि हमें पास्ट गवर्नमेंट्स में भी काफ़ी हद तक ये लोन्स अनाउंस किए गए, लेकिन उनका प्रोसेस इतना डिफ़िकल्ट था और कभी वो प्रोसेस कंप्लीट हो ही नहीं पाया। अगर हम बात करते हैं लास्ट रिजीम में भी एक इसी तरह से लोन स्कीम जो स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने मुतारिफ़ करवाई थी, और उसमें अप्लाई किया गया, लेकिन उसको फिर 1 साल के बाद रोक दिया गया, जिसकी वजह से यानी काफ़ी लोग एक तो इससे डिसअपॉइंट भी होते हैं। और आजकल जो रुझान चल रहा है पिछले 2-3 सालों से, तो काफ़ी सारे यहाँ से यंगस्टर्स जो कि पढ़े लिखे हैं, जो यहाँ पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं और इसकी इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं, वो बाहर की तरफ रुख कर रहे हैं। और बाहर वो खुश होकर नहीं जा रहे। बिल्कुल, बाहर वो खुश होकर नहीं जा रहे। और दूसरा इवन के इस प्रोसेस में भी उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर जाकर पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि उनको फाइनेंशियली यहाँ पर पैसा भेजें और अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें, लेकिन उसमें भी उनको कुछ इश्यूज़ जो हैं वो एम्बेसीज़ की तरफ से आ रहे हैं, जहाँ पर उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। जिस तरह से इटली की एम्बेसी का काफ़ी इशू है, जो कि पिछले 3 सालों से बहुत सारे लोग अच्छी खासी अमाउंट वेस्ट कर चुके हैं और वो एम्बेसी के उनके इशूज़ नहीं सॉल्व। काफ़ी सारे नौजवान स्टूडेंट्स हैं और आप उनको सिखा भी होते हैं, पढ़ा भी होते हैं। क्या समझते हैं, जब सरकार या जब हमारी हुकूमत हर वक्त रोना रोती रहती है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, हमारा ख़जाना खाली है, तो एक नौजवान की हैसियत से आप उनको, जब नौजवान बैठते हैं वो आपसे पूछते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है,
تو پھر آپ کیا بتاتے ہیں ان کو؟ دیکھیں ہم ان کو یہی سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے سیلف سسٹینیبلٹی آپ پہلے تو دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا ریسورسز اویلیبل ہیں, آپ انہی ریسورسز کو یوٹیلائز کریں. اب اگر لوگ یہاں سے ٹریول کر کے باہر جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ باہر ٹریول کر سکتے ہیں. تو اگر وہ ریسورسز یہیں پاکستان میں کسی بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں تو وہ یہاں پر بھی کافی اچھا روزگار یعنی اپنے لیے بھی کما سکتے ہیں, اور نہ صرف اپنے لیے, وہ دوسروں کے لیے ایسے اپرچونیٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ باقی لوگوں کو بھی روزگار مل سکے. لاسٹ میں جاننا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں یہ پرابلم شروع سے رہا ہے کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے. ہم اگر گورنمنٹ سیکٹرز کے اسکولس کو دیکھتے ہیں, یونیورسٹیز کو دیکھتے ہیں, تو وہ ماحول ہمیں اس طریقے سے نہیں ملتا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا. جس سے ہم باہر کی یونیورسٹی سے اگر کمپیئر کریں تو کیا سمجھتے ہیں 4% دینے کا نعرہ تو لگتا رہا کہ تعلیم کو دے دو, قوم کو سنوار دو. کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم پر حکومت کتنا انویسٹ کر لے تو جو ہمارا نوجوان ہے وہ اسکلفل اور ایک اچھا نوجوان سامنے آ سکتا ہے؟ آئی تھنک کہ گورنمنٹ جہاں پر اتنے سارے سکولز یہاں پر موجود ہیں لیکن وہاں پر کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے, تو بے شک ان کو سبسڈائز کر کے پرائیویٹائز کر دیا جائے اور کچھ سبسڈائز گورنمنٹ کی طرف سے ہو. بے شک اس کی فیسز وغیرہ کم کچھ کی جائیں سبسڈائز کر کے, لیکن وہاں پر جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں ڈیفینیٹلی اب جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہاں پر کیوں موو کر رہے ہیں؟ بیکاز دے بلیو کہ وہاں پر اچھی کوالٹی ایجوکیشن دی جاتی ہے. اگر گورنمنٹ اس کو ٹھیک طرح سے سرویلنس نہیں کر سکتی یا کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے کہ وہ پراپر گورنمنٹ سیکٹر کے اسکول کالجز کو سرویلنس کرے, تو وہ پرائیویٹائز کر دیں اس کو اور سبسڈائز کریں. ایجوکیشن کا جو فنڈنگ ہے وہ اس میں ان کی فیسز کی مت میں ان کو کم کیا جائے اور پرائیویٹ اداروں کو. سارا ممکن ہے لیکن اس کی ایک ویژن اور ایک آئیڈیا اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے لاسٹ میں اسکلز کتنی لازمی ہیں, اور آج کا نوجوان جب تعلیم حاصل کرنے کے بعد مارکیٹ میں آتا ہے تو وہ یہ بھی گلا کرتا ہے کہ جابس اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اس میں گلا کہاں پہ ہے؟ نوجوان میں گلا صحیح ہے یا پھر کہیں پر نوجوان کی سائڈ پہ بھی غلطی ہے؟ نہیں, نوجوانوں کی سائڈ پہ بھی غلطی ہے, کیونکہ وہ جو کنونشنل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور جب وہ مین پروفیشنل فیلڈ میں آتے ہیں ان کے پاس اسکل موجود نہیں ہوتی, اور وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کنونشنل ایجوکیشن جو صرف ایک پیپر ورک کر کے ہم آئے ہوئے ہیں ہمیں اس پہ ایک اچھی جاب مل جائے. تو ایسا پاسبل نہیں ہے. جب تک آپ اپنے اسکل سیٹ کو بہتر نہیں بنائیں گے آپ کو جاب نہیں مل پاتی. میں آپ کو ایک جنرل ایگزامپل دیتا ہوں. زیادہ تر لوگ پاکستان سے موو کرتے ہیں کام کرنے کے لیے سعودیہ یعنی دبئی جا رہے ہیں یا ان کنٹریز میں جا رہے ہیں. اب یہی جو جابز وہ ان کنٹریز میں کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ یورپ میں بھی اویلیبل ہیں, لیکن کیونکہ وہ ان کو حالانکہ ان کو عربک بھی نہیں آتی, اگر ان کو انگلش بھی نہیں آتی, لیکن اسٹل دے کین فائنڈ پیپل جو وہاں پر ان کی لینگویج کو سمجھ سکیں. وہی جابز وہ وہاں کر کے زیادہ کما سکتے ہیں, لیکن کیونکہ رجحان نہیں ہے, تھوڑا سا اویئرنیس نہیں ہے, تو اس وجہ سے پرابلم آتا ہے. تو اس کی اویئرنیس بھی کریٹ کرنی چاہیے اور ہمیں ایسے کچھ MOU سائن کرنے چاہیے باہر کے ایسے کنٹریز کی جن کی انڈسٹری وہ گرو کرنا چاہتے ہیں, جس کو ہیومن ریسورس ریکوائرڈ ہے, تاکہ ہم اپنی ہیومن ریسورس ان کنٹریز میں بھیج سکیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے دوسرے میں بات نکالا. ناظرین آپ نے گفتگو جانی, اس میں جو سجیشن حکومت کے سامنے آ رہی ہے اور نوجوانوں کے سامنے بھی کہ اس طرح اسکلس پہ بھی فوکس کرنا ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اتنا تیار کرنا ہوگا کہ وہ مارکیٹ میں آنے کے قابل بھی ہو سکے. ہم اس میں مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین جس طرح آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں نوجوانوں کے عالمی دن کے حوالے سے, اور آج دنیا بھر میں نوجوانوں کا جو عالمی دن ہے وہ منایا جا رہا ہے, اس حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام کے جو پہلے سیگمنٹس ہیں ان میں بات کی. ہمارے ملک کا 60% سے زائد جو آبادی کا حصہ ہے وہ نوجوان پاپولیشن پر مشتمل ہے. ان کو کیا اپرچونیٹیز ملنی چاہیے, ان کے لیے کس طریقے سے کام ہونے چاہیے, اور نوجوانوں کی کیا ذمہ داری ہے معاشرے کی تعمیر و ترقی میں, ملک کی تعمیر و ترقی میں. ویسے بھی آزادی کا مہینہ چل رہا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں کو کافی اہم کردار تھا آزادی کے حصول میں, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی نوجوانوں کو صف اول کے سپاہی قرار دیا تھا. تو اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ مدد صدیقی صاحب, تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ آج کے دن کے موقع کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. خواجہ صاحب آج نوجوانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اور اگر ہم بات کریں پاکستانی نوجوان کی, ہماری آبادی کا 60% سے زیادہ حصہ نوجوانوں کی آبادی پر مشتمل ہے. کیا سمجھتے ہیں ہمارے نوجوان پر ذمہ داریاں کیا کیا ہیں اور وہ کس طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے؟ یہ موضوع جو ہے آج کے عالمی دن کے حوالے سے بہت اہم ہے. دیکھیں نوجوان کسی بھی سماج کی, کسی بھی معاشرے کی, کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں, اور یہ ایک وہ ستون ہے. دیکھیں ہر سماج معاشرہ نا کچھ ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے, تو یہ وہ ستون ہیں جو قوموں کو, معاشروں کو, سماج کو کھڑا کرتے ہیں. تو نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے, اور آمریت کے خلاف جنگ ہو, جمہوریت کی بقا کی جنگ ہو, غلامی کے خلاف صفا رانا ہونا ہو, حقوق کی کوئی لڑائی لڑنی ہو, تو نوجوان صف اول میں ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا, قائد اعظم نے بھی یہی فرمایا تھا. آپ تو نوجوان کو یہ کہتے تھے کہ آپ جاؤ تعلیم حاصل کرو, اور تعلیم محض ڈگریوں کا حصول نہیں ہے, بلکہ تعلیم کردار سازی کرتی ہے, شخصیت سازی کرتی ہے.
वो आपके अंदर एक रूह फूंकती है, जज्बा, लगन, जोश, जुनून आप में आता है। तो नौजवान दर हकीकत मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान की, जैसे आपने कहा, ये निस्फ से ज़ायद आबादी का हिस्सा है, तो इनको असल में डायरेक्शन देनी है, सिमत देनी है। हमारे यहाँ लीडरशिप का फकदान है। ये मेरा पसंदीदा मौजू है जिस पर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, कि पाकिस्तान का जो बड़ा मसला है, गुर्बत है ठीक है, महंगाई है ठीक है, जहालत है ठीक है, नाखवानदगी को आप कह सकते हैं, यहाँ की आवाम में शऊर की कमी कह सकते हैं, पर असल चीज़ जो है ना वो लीडरशिप की कमी है। लीडर कौन होता है? जो कौम को सिमत देता है, मंजिल का तयन देता है, रहनुमाई करता है, उंगली पकड़ता है, खैर खा होता है और हमदर्दी करते हुए तरक्की का सफ़र करवाता है। और वो तरक्की किसी तब्दीली के लिए होती है। जैसे कायनात के जो सबसे बड़े लीडर थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप इनकलाब लेके आए, आपने हिजरत की, तकलीफ़ें सही बर्दाश्त की, नौजवानों को अपनी टीम में शामिल किया, आपके कंपेनियंस, आपके फॉलोअर्स, आपके मानने वाले ज़्यादातर नौजवान थे। तो आपने देखी खित्ता उस खित्ते में कितनी बड़ी तब्दीली ले आए। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के नौजवान को मुज्तमे करने की जरूरत है। बिखरा हुआ है, मुंतशिर है हमारा नौजवान खास तौर पर, मुंतशिर है, बिखरा हुआ है। उसके साथ साथ नौजवान की शख्सियत साजी और उसके साथ साथ जो किरदार है उसमें वो चीज़ें पैदा करने जिसमें वो माशरे के लिए वर्क कर सके, उसके लिए किन इक़दामात का होना लाज़मी? मैं ये समझता हूँ सबसे पहली चीज़ जो है वो जो ज़रूरत होती है एक नौजवान में, वो खुद एतमादी की है, जिसको आप सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो होनी चाहिए। फिर उसके बाद ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, कोई मकसद हयात होना चाहिए। मुझे जिसको आप आम आसान आज की सिक्का राजुल वक्त ज़ुबान जो है ना अंग्रेज़ी है, उसकी में कह सकते हैं कि उस टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए बच्चे को, उसका कोई गोल होना चाहिए और फिर उस गोल पर खुद एतमादी के साथ फोकस्ड हो कि मुझे ये हासिल करना है। देखिए मौजूदा हालात को जब हम देखते हैं तो आज का नौजवान हमें काफ़ी मायूस भी दिखाई देता है। मैं खुद जब ये गुफ्तगू सुनता हूँ, ये कहता है कि मेरे लिए इस जगह पे कुछ नहीं है, मैं बाहर चला जाऊँगा, तो ये काफ़ी अफसोसनाक और परेशान कुन गुफ्तगू होती है। तो ये जो डायरेक्शन अब नौजवानों ने अपना ली है या वो अपनाना चाहते हैं, तो ये किस हद तक मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए और नौजवानों को उस बारे में क्या करना चाहिए? देखें, आप ज़रा सा ना रिसर्च पे चले जाएं। हमारे यहाँ तालीम बहुत कम है, तालीमी की शरह इतनी कम है कि हद से ज़्यादा है। हम अपने अड़ोस पड़ोस में, आस पास में, इर्द गिर्द के मालिक में देखते हैं ना, तो हम हर लिहाज से नीचे हैं और बहुत पीछे हैं। बल्कि मैं तो ये कहा करता था आज से 2-3 साल पहले तक कि हम बड़ी कौमों से, बड़े माशरों से 50 साल पीछे हैं। देखें आज के नौजवान की, नियाज़ी साहब आप इत्तफाक करेंगे, 9 घंटे से ज़्यादा टाइमिंग है वो स्क्रीन को देता है, स्क्रोलिंग करता है, ट्रोलिंग करता है और बेमकसद अपने वक्त को ज़ाया करता है। इसको सिखाना तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हमें ना अपने नौजवान को दुरुस्त करने के लिए हुकूमती सतह पर, निजी सतह पर, घर में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में फोकस करके उसको तरबियत देनी चाहिए, उसको तालीम नहीं। देखिए हमारे यहाँ क्या हुआ है, पहले लफ्ज़ तालीम आता है, मैं ये समझता हूँ पहला लफ्ज़ तरबियत आता है। माँ की गोद तरबियत का मरकज़ है, माँ की गोद बच्चे की तरबियत का गहवारा है। उसको इब्तदा से मैं ये कहता हूँ तालीम नहीं, पहले तरबियत। 4-5 बरस तक बच्चे की 90% दिमागी तश्कील हो जाती है। 7 बरस की उम्र तक, ये मैं आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बता रहा हूँ, और 7 बरस की उम्र में उसकी 70% शख्सियत बन जाती है। हम बच्चे को खेलने देते हैं, कूदने देते हैं, आवारा। वो 4 बरस लाड़ प्यार में जो गुजरते हैं वो तरबियत के थे, और माँ ने उसकी तरबियत करनी थी। 5 बरस की उम्र में स्कूल भेजना था। हम तो 2.5 साल के बच्चे को स्कूल लेके चले जाते हैं कि वो घर में तंग कर रहा है, माँ को सुकून चाहिए, वो इसलिए स्कूल भेज देती है। तरबियत घर में भी नहीं होती, तरबियत स्कूल में। और स्कूल को देते हम क्या कहते हैं, इसको बड़ा आदमी बना दो, इसको रट्टू तोता बना दो, इसको सबसे ज़्यादा नंबर लेने हैं। ये कोई म्यार नहीं है सर। हम पस्त कौम हैं और हमें ना मायूस नहीं होना चाहिए, अपनी कोशिश को तेज़ करना चाहिए। अपने मैदान में नौजवानों को बेहतरीन राह दिखाने में, मशअले राह बनने में, उनको बड़े मकसद देने में कामयाब हो सकता हूँ। लेकिन आज का नौजवान सवाल भी उठाता नज़र आता है। आज का नौजवान वसाइल की तकसीम पर भी सवाल उठाता है। आज का नौजवान जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने पर भी सवाल उठाता है। आज का नौजवान जब देखता है कि मुल्क में शराफियों को साजिशें मिल रही हैं तो वो उस पर भी सवाल उठाता है। तो ये जो शऊर कुछ हद तक आया है, ये इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैंने ये बात की है कि सवाल आधा इल्म है। सवाल के लिए तो हमें तैयार रहना चाहिए कि हमारा जो अहद था उसमें हमें सवाल करने पर सज़ा दी जाती थी, पनिश किया जाता था, डांट दिया जाता था, थप्पड़ पड़ता था। अब हम अपने बच्चे को सवाल करने देते हैं। मेरा अपना एक ज़ाती जुमला है
کہ آج کا ایک بچہ ایسے ہزاروں سوالات کر سکتا ہے جس کے والدین کے پاس جواب بھی نہیں ہوتے. ایسے یہ تو بچے کی سطح پر ہے. نوجوان جو ہے نا وہ جب ارد گرد ناانصافی دیکھتا ہے, ظلم دیکھتا ہے, عدم مساوات دیکھتا ہے تو وہ بھی سوال کرتا ہے. حکومتی ویجز ہیں 37,000 وہ کسی کو نہیں ملتے 15-20,000 پہ کام تو کرتا ہے. ناانصافی ہمارے ہاں زیادہ وہی ہے کہ ایک چند ایلیٹ کلاس ہے جس کی تعداد 5 سے 7% ہے, وہ ملک کو رول کر رہی ہے, وہ ہمارے فیصلے کر رہی ہے ہمیں کیسے جینا ہے, کیسے زندگی نوجوانوں کو حصہ دینا لازمی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بات سنیں, یہ بڑا سنجیدہ سوال ہے جو آپ کا ہے, بڑی اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے. ہمارا نوجوان ضائع ہو رہا ہے. آپ چوکوں میں دیکھیں ہر پارک کے باہر نا 150 نشئی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ خود کو انجیکشن لگا رہے ہیں, کوئی نشہ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, مختلف قسم کے نشے ہیں. تو یہ نوجوان نا ہمارا ضائع ہو رہا ہے. اس پہ تبھی اس کے لیے حکومت کو سنجیدہ ہو کے سوچنا پڑے گا, اور پھر حکومت کے ساتھ مجھے بھی آپ کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے دائرے میں رہ کر ہاں بالکل معاشرے کو بھی کردار ادا کرنے کو. بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, ٹائم آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ بڑے اہم موضوعات پر بڑی دلیری کے ساتھ بات کرتے ہیں. آپ کی اس جرات کو میں سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے یہ گفتگو جانی نوجوان کا پاکستان اور نوجوانوں کے عالمی دن کے حوالے سے جو ہم نے آج موضوع ڈسکس کیا, اس میں یہی ہے کہ اس میں سٹیٹ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جو وسائل کی مساوی تقسیم ہے اس میں نوجوانوں کو شیئر دینا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ریاست کے ساتھ ساتھ ہماری سیاسی جماعتوں کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے کے سٹیک ہولڈر ہیں, چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں چاہے یا معاشرے کے جتنے بھی طبقات ہیں جن پر ذمہ داری ہے, ان کو نوجوانوں کو آگے لانے کے لیے اور نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. تبھی جا کر ہم ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.